चाहते हैं कांग्रेस मंडल के सदस्य। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री सम्मानित कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे पार्टी के चौपाल से प्रत्याशी और पूर्व में पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे भाई रजनीश चिमटा जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हमारे छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे चंद्र मोहन जी पीसीसी सेक्रेटरी, जियालाल शर्मा जी एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, जगदीश जिंटा जो मेरे साथ संजौली कॉलेज में पढ़ा करते थे, हम इकट्ठे ही एक कॉलेज में पढ़े हैं, हरि सिंह पचनायक जी, रमेश कांटा जी, हमारे डॉक्टर एसपी कतियाल जी, सुरेंद्र मोहन मेहता जी, सबला राम चौहान जी, सभी कुपवी के बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारी बहनों और प्यारे बच्चों, 2 दिन पहले हमारी सरकार के 2 साल पूर्ण हुए और 2 साल पूर्ण होने के बाद हमारी सरकार ने एक समारोह का आयोजन बिलासपुर में किया। हमने सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर की सोच को उसमें दर्शाने की कोशिश की। जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद हमेशा से मेरे मन में एक सोच रही है कि गांव के लोगों के जीवन यापन में कैसे सुधार किया जाए, गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, और इस दृष्टि से मैंने कार्य करना शुरू किया। पहली बार मुख्यमंत्री बना था, परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा। मैं जानता हूं, मैं आम आदमी का भी दर्द जानता हूं, मैं किसान की पीड़ा को भी जानता हूं, क्योंकि मैं आम आदमी और किसान परिवार से भी आता हूं। किस प्रकार हमारा जीवन यापन होता है, किस प्रकार हम शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करके जब आपने राजनीति को अपना पेशा चुन लिया होता है तो किस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। मुझे बचपन से ही लोगों की सेवा करने का मौका मिलता था।
मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पहली बार सीआर बना और जगदीश जिंटा जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में चौपाल कुपवी के बहुत लड़के पढ़ा करते थे। उस समय 85 की बात कर रहा हूं मैं, 4000 से 5000 की लड़कों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। पढ़ते पढ़ते राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शिमला में सीआर बना और उसके बाद 2003 में पहली बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला। विधायक बनने के बाद भी अगर आप विधानसभा सदन में मेरी चर्चा देखेंगे, हमेशा से गांव के लोगों से जुड़ी हुई चर्चा होती थी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते थे। जिस प्रदेश का खजाना खाली हो, जिस प्रदेश की संपदा को, जो कि आपकी संपदा है, आम जनता की संपदा है, उस संपदा को लुटा दिया जाए और ये सोचकर लुटा दिया जाए कि हम सिर्फ 5 साल के लिए सत्ता में हैं। अगर किसी को लुटाने का शौक हो तो लुटाता रहे, लेकिन हम आपकी संपदा के संरक्षक हैं। और सबसे पहले मैंने क्या काम किया? सबसे पहले भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को हमने बंद किया। कहा कि आम आदमी के पैसे को, गरीब आदमी के पैसे को हम लुटने नहीं देंगे। हमने मंत्रिमंडल तक का विस्तार नहीं किया और मंत्रिमंडल का विस्तार भी 1 महीने बाद किया। जब मैंने उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गया, उससे पहले मैंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेते हुए उस परंपरा को तोड़ा जिसमें अधिकारी कर्मचारी सचिवालय के गेट में जाकर स्वागत करते थे। मैं बालिका आश्रम गया। ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद गया, उससे पहले भी जाता था। मैं उनकी भावना को पढ़ता था। वो बेटे बेटियां हमें से कुछ कहते नहीं थे, एक भावना होती थी उनकी। हम भी जाते थे, किसी बच्चे को कुछ धन दे दिया, वापिस आए भूल गए। उन बच्चों के लिए कौन सी योजना लेकर आनी चाहिए? उन बच्चों के लिए जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, किसी की दया पर निर्भर न रहे। जो बच्चा अपनी मां को खो दे, पिता को खो दे और किसी की दया पर निर्भर रहेगा, वो कभी भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकेगा। उसके मन में हीन भावना रहेगी कि मुझे इसने पाला है। उसके स्वाभिमान का अधिकार उसे कैसे दिलाया जाए? उस अधिकार को हमने अपना पहला ये पुण्य कार्य किया और हिमाचल प्रदेश में देश का ऐसा पहला कानून बनाया जहां मां को खो चुके बच्चे को, पिता को खो चुके बच्चे को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। आज तक उन बच्चों ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे मांग नहीं की। ये हमारे पहली साल की योजना थी। विकास की कई योजनाएं हम चलाते रहे। उन बच्चों को क्या मिलना चाहिए? अगर कोई पैदा होते बच्चे के माता पिता चले जाए तो कैसे पलेगा? हमने कहा बालिका आश्रम या अनाथ आश्रम में होगा, एक नर्स उसके लिए हमेशा रहेगी। 5 साल की उम्र तक पूरी नर्स रहेगी। हर महीने उसके खाते में 2500 रुपया जाता रहेगा। 18 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? +2 होगी। अगर चाचा जी के पास रहता है, मामा जी के पास रहता है, तो बोलेंगे बेटा बेटी की आपकी शादी कर देते हैं। परिवार वाले लोग भी उनको बोझ समझने लग जाते हैं शादी करके कि चलो शादी करके दूसरे के घर में बच जाए। हमने कहा नहीं, वो 27 साल की उम्र तक उस बच्चे का खर्चा, जब तक कि वो पूरी तरह समझदार नहीं हो जाता, बेटी या बेटा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और 18 साल के बाद
अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी, पूरे कॉलेज की फीस मिलेगी, पूरे हॉस्टल की फीस मिलेगी। सर्दी के लिए कपड़े के 5,000 रुपये मिलेंगे, गर्मी के लिए कपड़े के लिए 5,000 रुपया मिलेंगे। जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को घुमाने के लिए हम ले जाते हैं, उसी प्रकार अपने परिवार के बच्चे की तरह उसको साल में एक बार घूमने का मौका मिलेगा और बाई ईयर जाने की सुविधा मिलेगी, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा मिलेगी। अगर उसने डॉक्टर बनना है, +2 के बाद कोचिंग करना जाना चाहती तो 1 लाख रुपया कोचिंग के लिए मिलेगा। डॉक्टर बन गई, पूरी फीस मिलेगी, पूरा हॉस्टल का खर्चा मिलेगा। चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे ITI कर ले, चाहे पॉलिटेक्निकल कर ले, चाहे PhD कर ले, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर ले। ये हमारी सरकार ने उन 6,000 बच्चों को जो हमारी अपनी माता और पिता को खो चुके। अगर उसकी शादी होगी तो सरकार की तरफ से उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो अपना दुकान या व्यापार करना चाहती है तो सरकार की तरफ से उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर उसके पास जगह है तो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए मिलेगा। अगर जगह नहीं है तो जहां तक जगह उपलब्ध होगी उस जगह को हम उस बेटी या बेटे को उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश में आपदा आई, आपदा में तो भाई का ऐसा मंजर था कि किसी ने भी अपने जीवन काल में ऐसे नहीं सोचा। मैं चौपाल आया, चौपाल में सड़कें टूट चुकी थी, नेरवा में सड़कें टूट चुकी थी, कुब्बी में सड़कें बंद हो चुकी थी। हमने कहा बागवान का जो सेब है वो बगीचे में सड़ना नहीं चाहिए। हमने 100 करोड़ रुपया सड़कों को खेलने के लिए चौपाल, जुब्बल, कुमार साहब रोड हमने तुरंत प्रभाव से खर्च किया और 15 दिन के अंदर हमारे जो बागवान भाई थे उनके सेब को हमने मंडियों तक पहुंचाया। इतनी अत्यधिक तबाही हुई, तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई। मैं सब जगह गया। जब मैंने कहा कि कई घर बुरी तरह नष्ट हो चुके हैं, कुछ घर आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं, इन घरों को बसाने का जिम्मा भी हमारी सरकार का है। अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा। मैंने कहा 1.5 लाख में घर नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या है। बड़ी मुश्किल से एक परिवार दिन रात मेहनत करके अपना एक पक्का घर बनाता है और ये सोचकर बनाता है कि मैं अपना बुढ़ापा सुकून से बिता सकूं। पर ऐसी आपदा ने कई परिवार बेघर कर दिए। रात का खाना अपने घर में खाया, पता लगा कि एकदम बहुत अत्यधिक बारिश हुई है और मलबे का पहाड़ एकदम उनके घर की तरफ आ रहा है। किसी न किसी तरह अपनी जान बचाई, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा था। हमने उन 23,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपए किया। यही नहीं, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। मैं पूछता हूं कि 1 महीना तक कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल राज्य की सीमा से बाहर रखा। पूर्व मुख्यमंत्री चुनौती देते रहे, सदन के अंदर बोलते रहे इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रदेश के देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक उनके आशीर्वाद से आम आदमी के परिवारों की सरकार बच गई। दूसरे साल का बजट आया, दूसरे साल के बजट में हमने उन विधवा बहनों का ख्याल रखा जिन विधवा बहनों की पति की अचानक मृत्यु हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई करें या घर का खर्चा चलाए। ये इंदिरा गांधी
सुख शिक्षा योजना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी, जिसका यहां भी शुभारंभ किया है। जिन विधवा बहनों की आय 3 लाख रुपए से कम होगी या 2.5 लाख रुपए से कम होगी, 2.5 लाख से कम होगी, उन विधवा बहनों के बच्चे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और पीजी का खर्चा, अगर हॉस्टल नहीं है, 3,000 रुपया भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। जिन विधवा बहनों के पास घर नहीं है, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, हमारी सरकार मुख्यमंत्री विधवा बहन योजना आवास योजना लेकर आई है। जिस विधवा बहन की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उसके घर बनाने के लिए भी हम 3 लाख रुपया देंगे। और विधवा बहन के अलावा जो एकल नारी भी है और जिस बहन को छोड़ा हुआ भी है उसके पति ने, और उसकी आय 2.5 लाख से कम है, हम उनके लिए भी 3 लाख रुपए की आवास योजना लेकर आए हैं। सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले? पुरानी पेंशन में थे नहीं, हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी, ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे आए? मैंने पिछले कल 2 दिन पहले बिलासपुर में कहा, अगला बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर होगा, और हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पिछले बजट से कार्य करना शुरू कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि गाय के दूध का मूल्य हिमाचल प्रदेश की मिल्क फेडरेशन जो 30 रुपए किलो खरीदा करती थी, मैंने एक ही बार में उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की, गाय के दूध का मूल्य हमने 45 रुपए किया। मैं रामपुर गया, रोडू गया, वहां महिलाएं बहुत खुश, कहते पहली बार सरकार के मिल्क फेडरेशन ने हमारे से 45 रुपए किलो के दूध, 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा। अब जिसने पशु रखा होता है, पशुधन उसके पास होता है, गोबर होगा, कीटे और टोकरियों में भरकर गोबर खेतों में हम लोग डालते हैं। हमने कहा वहां गोबर से जो कोई मक्की उगाएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। गोबर से जो गेहूं उगाएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। सरकार खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, पर गोबर आधारित होना चाहिए, यूरिया नहीं होगा उसमें। 40 रुपए खरीदेगी। अगर सेब 40 रुपए किलो बिकेगा तो आपके खेत की मक्की और गेहूं भी 40 रुपए किलो सरकार आपके यहां आके खरीदेगी। ये अभी यही नहीं रुकने वाला, ये और आगे जाएगा। हमने कहा मनरेगा में हमारे मजदूर लगे रहते हैं, मनरेगा में हमारे मजदूर लगे रहते हैं, हमारी माताएं काम करती है, बहनें काम करती है। 240 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी हुआ करती थी, असेसमेंट की जाती थी, असेसमेंट के आधार पर कभी 150 रुपया मिलता था, कभी 190 रुपया मिलता था। हमने मनरेगा की दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि की और आज मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपए के हिसाब से आपको मिल रही है। कोई मांग लेके नहीं आए थे मनरेगा के मजदूर मेरे पास, कोई पंचायत प्रधान मांग लेके नहीं आए थे। ये दर्द मैं जानता हूं, ये पीड़ा मैं जानता हूं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन हम आपके संरक्षक हैं। जब तक हम आपके संरक्षक हैं,
मैं बार बार कहता हूं कि जनता का पैसा जनता में बंटना चाहिए। ये आपका पैसा था जो मैं आपको अभी योजनाएं गिना रहा था, आपको वो पैसा हम बांट रहे हैं। बीजेपी की सरकार रही, पूछो उनसे आप। बीजेपी इस बात का जवाब दे कि जिन सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चे भेजते हैं, उन सरकारी स्कूलों में अध्यापक तक नहीं है। बच्चा स्कूल में तो जा रहा है, 3 बजे तक स्कूल में भी रह रहा है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा क्या है, क्वालिटी शिक्षा क्या है, मां बाप तो बड़ी आशा के साथ भेज रहे हैं। आज हम उस क्वालिटी एजुकेशन में पूरे देश में जो दूसरे नंबर पर होते थे, आज 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते, दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते। तो क्या हम उन बच्चों के साथ धोखा नहीं कर रहे, उन परिवारों के साथ धोखा नहीं कर रहे? ये सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। शिक्षा संस्थान खोल दूं मैं आपके, +2 कर दूं मैं स्कूल, 10वीं कर दूं। अगर वहां टीचर ही नहीं होगा तो उस नोटिफिकेशन का आप क्या करेंगे? यहां डॉक्टर के मैं पीएचसी कर दूं, सीएससी कर दूं, अगर मैं डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं करवा सका तो आप लोगों के साथ धोखा है। इसलिए हम इसमें थोड़े कड़े फैसले ले रहे हैं। 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन टीचर की भर्ती नहीं की। हम आए, हमने 6000 टीचरों की भर्ती की, और अब हमने एक योजना लेकर आए हैं कि गांव के स्कूल में अगर कोई रिटायर्ड टीचर भी है और उसको लगता है कि मैं अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊं, हमने कहा उसको भी पढ़ाने का अधिकार होना चाहिए, और उसे हम पर पीरियड के हिसाब से सरकार की तरफ से पैसा देंगे, जब तक कि रेगुलर टीचर वहां आ नहीं जाता। जेबीटी वाला कोई बच्चा घर में बैठा है, उसके घर में बैठने के बाद वो जेबीटी करके अपने घर में बैठा है, पर हमारे गांव के उस पंचायत के स्कूल में जहां बच्चा जेबीटी करके उस पंचायत का है, टीचर नहीं है, तो उस जेबीटी वाले को भी हम बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, हम आपको पैसा देंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं होगी, ये सरकारी नौकरी सिर्फ जो टेस्ट के थ्रू होगी वो मिलेगी, लेकिन ये वो नौकरी होगी ताकि बच्चे की जो शिक्षा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक टीचर अगर 7 दिन की छुट्टी पर चला जाता है, अगर कोई साइंस का टीचर है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट्स का टीचर है, 7 दिन तक उस टीचर को बच्चा पढ़ाएगा ही नहीं, 7 दिन बच्चे पढ़ेंगे नहीं। हमने बोला उन 7 दिनों के लिए भी हमको टीचर रखने के लिए हम अधिकृत कर रहे हैं प्रिंसिपल को, और इस नीति को हमने कल अनुमोदन दिया। हेल्थ का क्या हाल है? हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के बाद जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर कैंसर का राज्य बनने जा रहा है। कैसे हुआ ये? क्योंकि हम आपको क्वालिटी वाटर नहीं दे पा रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम नहीं दे पा रहे। ये सब व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, और हम उसको कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से यह जवाब दीजिए, शराब के ठेकों की नीलामी में हमने 1 साल में 600 करोड़ रुपया कमाया। भारतीय जनता पार्टी ने ठेके नीलाम नहीं किए, हर साल 10% रिन्यू के हिसाब से वो करते रहे, और 4 साल में 600 करोड़ रुपया कमाया। हमने एक साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कमाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से लुटाने की कोशिश की। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं जिस योजना को इस कुपवी क्षेत्र में लागू करने जा रहा हूं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को मैं लागू करने जा रहा हूं। अभी यहां 2100 महिलाओं को आज
4500 रुपया उनके अकाउंट में पड़ जाएगा। हर महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। हर महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। और मैं यहां कहना चाहता हूं, यहां की जितने भी परिवार की महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करती है या जो पंचायत प्रधान नहीं है, कुपवी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक बैकवर्ड ब्लॉक है, यहाँ की महिलाओं के लिए हम नियमों में परिवर्तन करेंगे और प्रत्येक महिला को हम 1500 रुपया आने वाले समय में आपको देंगे, पर नौकरी वाली महिला को नहीं देंगे। हम उनको देंगे उसके लिए, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है। या मुझे आय में भी थोड़ा सा कानून में ढील देकर आपको मदद करनी है। आज मैं आप ही के बीच में हूं, आप ही के गांव में ठहर रहा हूं। मेरा रात्रि विश्राम भी यही है, रात्रि ठहराव भी यही है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मैं कई बार कहता हूं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैं कोई 5 साल सत्ता में इसलिए नहीं आया कि सचिवालय में बैठा रहूं, अगली बार जनता चाहेगी ला देगी, नहीं तो कोई नहीं, 5 साल बाद दोबारा आ जाएंगे। इस नीति से मैं कभी काम नहीं करता। मैं काम इस नीति से करता हूं कि हमारे गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, और हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बजट में और महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहेगी। हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। लेकिन इन सब बदलावों में मुझे आप जनता का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। ना हम घबराते हैं ना हम डरते हैं। तो क्या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव के समय जब हम फैसले लेते हैं तो वो फैसला अपना हित देकर ना लिया जाए, समाज का हित लेकर दिया जाए, तो उससे समाज का भला होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। मैं उन बच्चों को ये बात कहना चाहता हूं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। हमारे साथी जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे तो टाट हुआ करती थी 8वीं तक, बेंच तो 9वीं 10वीं में मिला करते थे। मेरे माताजी आज भी खेती करते हैं, खेती की नस्बी मैं जानता हूं और राजनीति की सीढ़ियां भी जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या हम अनाथ बच्चों की जो मदद कर रहे हैं, आप हमेशा उनका विरोध करते हैं। हम अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपया देना चाह रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। हम विधवा बहनों को मकान के बनाने के लिए 3 लाख रुपया देना चाह रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। हम मनरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। अपने आप 5 साल शिक्षा में बेड़ा गर्क करके रख दिया, हेल्थ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चुनाव से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो इनकम टैक्स देता था, जिसका इनकम टैक्स 10-10, 20-20 लाख रुपया होता था, उसको बिजली की सब्सिडी देने का क्या मतलब बनता है? जो पानी का बिल दे सकता है, जो इनकम टैक्स देता हो और जिसकी आय 50,000 रुपए से ज्यादा हो, उसको पानी का माफी का बिल देने का क्या मतलब बनता है? बड़े बड़े होटलों को माफ कर दिया पानी का बिल, यह आपकी संपदा थी,
ये पैसा आपको मिलना चाहिए था। हम उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। पर बीजेपी तो अपने आप ही 5 भागों में बटी हुई है। आजकल सिर्फ मेरे पर आक्षेप लगा रहे हैं। जहां भी जाइए हम राजनीति में देश भावना से काम नहीं करते, हम समाज की भावना को आगे रखकर काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री 2 साल में नहीं आता, कुपवी, डोडरा क्वार, स्पीति नहीं जाता। वो सिर्फ वोट के समय आता है कि चुनाव हो गया आप आए। मेरे आप 2 साल में देखिए, पहला हिमाचल डे स्पीति में मनाया गया। वहां कमी देखी तो 2 मेगावाट का सोलर पावर, बिजली नहीं थी वहां। 75 साल से इतनी बिजली आती और जाती थी। डोडरा कुमार गया, वहां एक रात रहा अपने परिवार के लोगों के साथ, जैसे आज मैं अपने परिवार के लोगों के साथ यहां रह रहा हूं। वहां भी हमने योजनाएं लाई है, आने वाले समय में उनको भी हम पूरा करेंगे। कुप भी आया हूं, मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया, मैं आपका प्यार और आपका दर्द बांटने आया हूं। आपके बीच रहकर हम सीखते हैं। इसलिए मैं आज रजनीश किमटा जी, जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस में थे, काम करते थे, पिछली बार आपने इनको विधायक नहीं बनाया, लेकिन हम आपकी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे। सुरेंद्र शर्मा जी है, दिल्ली में है, एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी है, कार्य कर रहे हैं, दिल्ली में पार्टी का कार्य कर रहे हैं। चुपाल तो वैसे भी राजनीतिक रूप से काफी आगे है। किमटा जी कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं और सुरेंद्र शर्मा जी एआईसीसी संभाल रहे हैं, दोनों हैं। हरि सिंह पंचनायक जी है, जियालाल जी जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, हमारे हरि सिंह जी भी रहे हमारे साथ। जियालाल जी बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी न किसी तरफ से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। जगदीश जिंटा जी, जियालाल जो कि बीडीसी मेंबर है, इनकी वाइफ वहां काउंसलर है। तो ये सब लोग, और ये खुद बीडीसी मेंबर यहाँ है और सोलन में काउंसलर वाइफ बनाई हुई है इन्होंने। तो इसलिए ये सब लोग हमारे साथ है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आपकी समस्याओं को सुनने के बाद सबसे पहले तो यहां डॉक्टर की जरूरत है कि डॉक्टर्स होने चाहिए, और सड़कों को कहा कैसे मजबूत करना, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। आज मैं सिर्फ जो बहनें आई हैं, ये पहला बैच है आप लोगों का 2200 का। आज आपको मैं 3 महीने की जो किस्त है मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों 4500 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। आज आपको इस योजना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद आप जो चाहे मुझसे आप सब लोग मिल सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। अच्छा, 2-3 चीजें मेरे ध्यान में लाए हैं किमटा जी अभी, कि एक तो एसडीएम ऑफिस की पावर, एसडीओ इसकी एक्शन ऑफिस की पावर, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच की पावर हम एक्शन लेवल तक सोच विचार करने के बाद यहाँ के एसडीओ को ही दे देंगे, ताकि आपको टेंडर लगाने के लिए छोटे छोटे चुपाल ना जाना पड़े। वो मैं अपने आप नोटिफाई करूंगा उसको समझने के बाद। इसके अलावा ये कहा कि कुपवी का जिला परिषद वार्ड भी अलग होना चाहिए, उसकी स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा। अगर होगा कि आप लोग चाहते होंगे तो हम उसको अलग करने में भी कोई हमें संकोच नहीं होगा, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि किस नियम के तहत करना है। ये इन्हीं शब्दों के साथ। और जो मार्च में मैं नेरवा में घोषणा करके आया था, उनका भी शिलान्यास आने वाले समय में किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहाँ कॉलेज खुला है, 45 बच्चे हैं, आईटीआई खुली है, कॉलेज खुला, 45 बच्चे हैं। अगर मैं आपको अगर मैं कहूं कुपवी के सभी बच्चों को, 45 बच्चों को पढ़ाई का खर्चा अगर हम इनके शिमला या सोलन के कॉलेज में एडमिट करवा देते हैं
पढ़ाई का खर्चा और रहने का खर्चा सरकार दे तो ठीक है। ठीक है, तो आपको मैं वो पूछ रहा हूं, पर आपके जो बच्चे हैं उनमें क्योंकि कोई बीएससी भी तो करना चाहता है, कोई बीएड भी करना चाहता है, आप सोच लेना। पर जो आईटीआई करना चाहते हैं बच्चे, उसके लिए भी आपने मुझे बताना है। हम योजना ला रहे हैं, आपके कॉलेज की बात नहीं हम कर रहे। आईटीआई के बारे में जो स्कूल में या बिल्डिंग में किसी में शुरू करना होगा, उस बारे में भी विचार किया जाएगा। धन्यवाद। पर विचार किया जाएगा, सैंक्शन नहीं की है।